श्रुति ने नया नया एंड्रॉइड फोन लिया था और उसमें व्हाट्सएप फीचर डाउनलोड किए। अपने बहुत से परिचितों के नंबर व्हाट्सएप पर देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि अब वो सबके साथ कनेक्ट रह सकेगी। यूं तो श्रुति एक ऑफिस में जॉब करती थी और वो भी सरकारी। अच्छी खासी सैलरी उसको मिलती थी, पर आजकल की फास्ट जनरेशन के विपरीत वो इंटरनेट और फेसबुक इत्यादि से कोसों दूर थी। वो विवाहित थी और उसका 11 साल का एक बेटा भी था। उसके जोर देने पर उसने एंड्रॉइड फोन लिया था। इसके पहले उसके पास नोकिया का ही पैड वाला फोन था। धीरे धीरे उसके व्हाट्सएप पर उसकी सहेलियों और ऑफिस के परिचितों का ग्रुप बनकर गुड मॉर्निंग विश और चुटकुले आने लगे। उसे अभी भी अच्छा लग रहा था। वो सभी को समय से जवाब देती थी। तीज त्योहार पर संदेशों की बाढ़ आ जाती थी और उसकी खुशी की सीमा नहीं होती थी। बच्चों की तरह खुश होकर वो हर एक संदेश पढ़ती थी। अचानक एक दिन उसके बेटे ने उसके फोन पर किसी नए नंबर से आए एक मैसेज को देखा तो श्रुति से पूछा, मॉम, ये किसका नंबर है? श्रुति ने उसकी प्रोफाइल की फोटो देखी तो हैरान रह गई। अरे, ये तो प्रवीण भैया का नंबर है। उसके बेटे ने उस नंबर को प्रवीण मामा के नाम से सेव कर दिया। श्रुति ने प्रवीण के मैसेज का जवाब दे दिया, जय माता दी की एक फोटो से। वो सोचने लगी, भैया को उसका नंबर कहाँ से मिला? उसके पास तो कब का खो गया था। प्रवीण भैया का नंबर शायद फोन बदलने से मम्मी से लिया होगा भैया ने। ऐसा सोचकर वो इसी बात को भूल गई। उसके बाद उसके व्हाट्सएप पर प्रवीण के 2-4 मैसेज रोज आते। वो फोन जब भी खोलती उसके एक ना एक मैसेज उसको मिलते रहते, वो भी सिंपल। मैं उनका जवाब दे देती। आइए आपको प्रवीण भैया के बारे में बता देते हैं। प्रवीण श्रुति का मुंह मोला भाई था, जिसने कभी उसके परिवार की एक विपत्ति के समय बहुत मदद की थी। तब वो प्रवीण को नहीं जानती थी। पहली बार उसकी उनसे उसी समय मुलाकात हुई जब वो अविवाहित थी। उस समय उन्होंने जो भाग दौड़ उसके परिवार के लिए की और उसके बाद भी संपर्क में रहे। समय समय पर बाद में भी अपना बहुमूल्य समय सलाह पर साथ देते रहे। उससे श्रुति और उसके परिवार के मन में उसके लिए बहुत सम्मान था। यद्यपि आसपास के लोग श्रुति को सावधान करते रहते थे कि ज्यादा भरोसा मत करो, पर श्रुति ने किसी की बात पर कान नहीं दिए। उसी समय उसे जब लगा कि प्रवीण की दिलचस्पी श्रुति में किसी और भाव से बढ़ रही है तो वो सतर्क हो गई। यद्यपि प्रवीण की वो प्रशंसक थी, तथापि उसे अपनी सीमाएं व अपने परिवार के नजरिए का एहसास था। इसलिए उसने प्रवीण के उन भावों को नजरअंदाज कर दिया। वो उससे इस तरह की कोई आशा ना रखे, इसलिए उसने पूछा कि वो उसको राखी बांधकर भाई बनाना चाहती थी। वास्तव में श्रुति इस तरह से प्रवीण को एक सम्मानजनक स्थान देना चाहती थी अपने परिवार और अपने जीवन में। एक बार तो प्रवीण ने इनकार कर दिया, पर फिर वो उसके घर राखी बंधवाने आया और तब से अब तक उसने हमेशा रिश्ता निभाया। इस कारण श्रुति प्रवीण को बहुत सम्मान देती थी और मानती थी कि इस मतलबी दुनिया में प्रवीण महान व्यक्ति है। शादी के बाद वो अपने परिवार में व्यस्त हो गई और प्रवीण अपने परिवार में। कभी कभी किसी पारिवारिक समारोह में वे लोग मिलते और एक दूसरे का हालचाल मालूम करते थे। श्रुति का शादी के बाद का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था। पति अपने माता पिता और भाई बहनों के प्रति बहुत लगाव रखते थे। उनके जीवन में श्रुति का ऐसी जरूरत की मानंदी थी जिसका महत्व वो उसे जाहिर नहीं करना चाहते थे। शायद उन्हें अपने भावों को प्रकट करना ही ना आता था। श्रुति के सास ससुर और बाकी लोग भी ऐसे ही थे। वे लोग नकारात्मक बातों पर तो गौर करते थे, पर सकारात्मक बातों को महत्व नहीं देते थे। ससुर तो कभी कभी गालियों से ही बात करते थे। श्रुति बहुत भावुक थी, परंतु बहुत सुलझे हुए दिमाग की थी, इसलिए चीजों के सकारात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देती थी। उसके शादी का जीवन भी मिठास में नहीं था, परंतु वो इसे जिंदगी की हकीकत मानकर निभा रही थी। हाँ, तो प्रवीण के रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद गुड नाइट और गाहे बगाए चुटकुले इत्यादि आने से श्रुति को अच्छा ही लगा। वो भी हमेशा उसे कोई ना कोई मैसेज भेज देती। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि मैसेज की भाषा और कंटेंट रोमांटिक होने लगे।
उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, पर उसने सोचा गलती से भेज दिए होंगे भैया ने और इग्नोर कर दिए। वो बहुत संभल कर मैसेज करती थी, कहीं कोई ऐसा मैसेज नहीं चला जाए जिससे कुछ और अर्थ निकले। पर उधर से बार बार रोमांटिक मैसेज आने लगे। आखिर श्रुति से रहा नहीं गया। उसका फोन उसका बेटा और पति भी देख लेते थे और परिवार में सभी प्रवीण को जानते थे। इस तरह के मैसेज देखकर कुछ गलत सोच सकते हैं, इसलिए उसने प्रवीण को टोका, भैया ये क्या भेज रहे हैं आप? जवाब में प्रवीण हाँ हाँ कर हंस दिया और बोला, ऐसे ही भेज दिया, आगे से मत भेजना भैया। श्रुति के ऐसा कहने पर प्रवीण का जवाब आया, ठीक है देवी जी, बहन जी, नहीं भेजूंगा। पर कुछ दिन बाद फिर से वही मैसेज। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? भैया ऐसी भावना नहीं रख सकते, फिर ये मैसेज क्यों? श्रुति परेशान हो गई। उसका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या भैया को इतनी समझ नहीं है? श्रुति भैया का इतना सम्मान करती थी कि उसे साफ साफ नहीं कह पाई। उसको लगा भैया को बुरा लगेगा, पर क्या करूं फिर? ब्लॉक कर दूं? नहीं, भैया को कितना बुरा लगेगा। तो फिर उनसे कहूं कि मैसेज ना भेजे। ठीक है, यही कहूंगी। श्रुति ने अपनी अंतरात्मा की आवाज मानी और प्रवीण को मैसेज कर दिया कि मेरे घर पर मेरे पति और बेटे भी मेरे फोन देखते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भावना गलत नहीं है, पर मैं किस किस को क्लैरिफिकेशन दूंगी कि ये मैसेज क्यों है, इसलिए आप ऐसे रोमांटिक मैसेज मत भेजिए। उसके बाद प्रवीण ने किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा और ना ही जवाब दिया। श्रुति डर गई। क्या मैंने भैया का अपमान कर दिया? क्या मैंने उन पर फालतू शक किया? भैया नाराज हो गए हैं क्या? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? श्रुति का दिल दिमाग ठप हो गया। सच में वो प्रवीण को बहुत मानती थी और उसकी ठेस पहुंचाने की सोच भी नहीं थी। उसने फोन देखा, शायद प्रवीण ने कुछ भेजा हो, पर उसका कोई मैसेज नहीं था। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब प्रवीण को मैसेज किया, भैया सॉरी, और रोने की सिमली भेज दी। उसके बाद देर रात को उसने देखा कि भैया का मैसेज था। पागल है क्या श्रुति? रोना नहीं तो मैं भी रोऊंगा। कभी नहीं रोना। और श्रुति खुश हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो वो प्रवीण भैया के मैसेज का इंतजार करती और खुश होकर रिप्लाई करती। उधर प्रवीण भी सही से मैसेज करता, केवल गुड मॉर्निंग गुड नाइट और सिमली से व्हाट्सएप कर देता। पर श्रुति बेखबर थी। तूफान अभी बाकी था। अगले भाग में। भाग दूसरा। श्रुति के अनुसार सब सही हो गया था, लेकिन वो अनजान थी आने वाले तूफान से। वो तूफान जिसने श्रुति का अस्तित्व झंझोड़ कर रख दिया, जिसने श्रुति के दिल दिमाग को तोड़ कर रख दिया। वो तो बड़ी आदर्शवादी सोच की लड़की थी, किसी को दुख देने की कभी सोचती भी नहीं। अपने हर कदम को उठाने से पहले कोई चींटी भी ना मर जाए ये देख लेती थी। वो जो अपने परिवार और मूल्यों से गहरे जुड़ी थी, उसका व्यक्तित्व चरमरा गया था उस तूफान से। फूंक फूंक कर कदम रखने वाली श्रुति को एहसास ही नहीं था कि प्रवीण के दिमाग में क्या चल रहा है। वो 11 साल के बच्चे की माँ होकर भी दिल से भोली, उसका इतना विश्वास करती थी मानो वो भगवान हो। इसीलिए वो उसके उल्टे फुल्टे मैसेज से एक बार हतप्रभ होती, फिर सोचती कोई नहीं, ऐसे ही आ गया होगा बिना जाने। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से प्रवीण के प्यारे रोमांस और आंसुओं से भीगे मैसेज आने लगे तो श्रुति ने कहा, उसे घबराहट होने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब एक दिन शाम को घर आते ही प्रवीण उसे देखकर गीत गाने लगे थे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तो क्या अभी भी प्रवीण उन्हीं एहसासों को जी रहा है? इतने सालों से भाई की तरह उसने व्यवहार किया, और अब क्या हो गया उसे? श्रुति को अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उसे लगा वो पागल है जो ऐसा सोच रही है, क्योंकि प्रवीण ने जब तब उसे कभी भी साफ साफ ये नहीं कहा और भाई बनना मंजूर किया, तो अब ऐसा क्यों, जबकि दोनों विवाहित है? श्रुति ने एक झटके से अपने विचारों को परे धकेल दिया और निर्णय लिया कि वो सामान्य बनी रहेगी,
तथा प्रवीण के उल्टे फुल्टे मैसेज इग्नोर करेगी। शायद वो किसी और को भेजे होंगे, वो गलती से उसके पास आ गए होंगे, लेकिन कब तक और कितनी बार? एक दिन प्रवीण ने आंसू बहाते हुए एक चित्र पर आई मिस यू का मैसेज किया और उसके बाद एक शेर लिखा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं को कभी आसमान नहीं मिलता। हे भगवान, ये सब क्या है? श्रुति डर गई। अब उसके अपने फोन को लॉक कर दिया, जिसने प्रवीण के मैसेज देखकर उसके घर में कोई ये नहीं सोच पाए कि ये दोनों पागल हो गए हैं। आज उसने प्रवीण से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि ऐसा नहीं चल सकता। वो प्रवीण को आज डांट कर रहेगी। भैया है तो क्या हुआ, कुछ भी कहते रहेंगे क्या? उसने मैसेज किया, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप कब फ्री होते हैं भैया? और रात को 10 बजे का टाइम मिला श्रुति को। श्रुति अपने दिमाग को तैयार करने लगी, कैसे बोलना है, कैसे डांटना है। उसको लग रहा था आज पक्का झगड़ा होगा और भैया उसी को खराब बताकर उसे उल्टा सीधा बोलेंगे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जो हो वो बात करेगी जरूर। जैसे ही 10 बजे श्रुति अपना फोन लेकर बैठ गई। उसे इंतजार था प्रवीण के ऑनलाइन आने का, और ये लो आ गया मैसेज। बोलो श्रुति। हाँ भैया, फ्री हो गए आप? हाँ हो गया, बताओ क्या बात करनी है? प्रवीण सीधे मुद्दे पर आ गया। श्रुति ने हिम्मत करके कहा, आप ये अजीब गरीब मैसेजेस क्यों भेजते हो मुझे? क्या बिना देखे भेजते हो? अजीब क्या है इसमें? मैसेज है भेजने के लिए तो भेज देता हूँ, मैंने खुद तो क्रिएट नहीं किए ना। लेकिन उनकी भाषा और पंक्तियां तो देख लिया करो आप। हाँ, देखकर ही भेजता हूँ, क्यों क्या हुआ? वो ठीक नहीं है। कोई अपनी बहन को ऐसे मैसेजेस भेजता है क्या? अरे बहन जी, कुछ गलत नहीं है, आप अपनी सोच बदलो। वे शेरो शायरी है, उसको वैसे ही पढ़ो। हाँ मगर, श्रुति ने प्रतिवाद किया। कुछ अगर मगर नहीं, किस जमाने में रह रही हो श्रुति? आजकल सब नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? यही सब। मैं तो किसी को भी बेच देता हूँ, अपनी कजिन को भी। क्या ये सब? श्रुति ने उखड़ कर कहा, मुझे नहीं पसंद है ये सब। आप मुझे मत भेजा करो, किसी को भी भेजो पर मुझे मत भेजो। ठीक है, नहीं भेजूंगा। बूढ़ी दादी जी। हाँ, मैं बूढ़ी दादी हूँ बस। और श्रुति ने गुड नाइट बोलकर फोन बंद कर दिया। लेकिन उसे लग रहा था कि प्रवीण मैसेज बंद नहीं करेगा, इसलिए आधे घंटे के बाद उसने पुनः फोन का नेट चालू किया तो वहाँ एक मैसेज था जिसका अर्थ था, बहुत बुरी लगती है ना मेरी बातें, देख लेना जब हम खामोश हो जाएंगे तब बहुत याद आएंगे। ये क्या? श्रुति ने तुरंत मैसेज किया और उधर से सॉरी। श्रुति सोने चली गई। उसे लगा कोई फायदा नहीं हुआ, बात वही की वही रह गई। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, होंगे ओपन माइंडेड, पर मेरी फैमिली तो नहीं है इतनी ओपन माइंड। इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कल फिर बात करनी पड़ेगी। और श्रुति ने अगले दिन फिर से बात शुरू की। जब उसने देखा कि प्रवीण ने मैसेज किए हैं कि मुझे प्यार नहीं करता, श्रुति ने कहा, भैया हो आप और बहन की तरह प्यार भी करती हो और मेरी पूरी फैमिली भी आपको बहुत मानती है, फिर ऐसा मैसेज क्यों? प्रवीण ने कहा, भैया की तरह नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड वाला प्यार करो। क्या बकवास है, पागल हो गए हो क्या आप? श्रुति को डंक मार कर गया। क्या बोल रहे हो आप? हम शादीशुदा है। तो क्या हुआ? शादी में प्यार मिल ही जाए, क्या गारंटी है? जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हुई, क्या प्यार खत्म हो जाता है क्या? प्रवीण ने पूछा। क्या हो गया है आपको भैया? भैया मत कहो मुझे। क्यों ना कहूं? श्रुति के मन में एक बात का प्रश्नों की झड़ी लग गई। तब क्यों भाई बनना स्वीकार कर लिया था? अगर इतना ही विरोध था तो इतने सालों में क्यों नहीं निभाया? अचानक क्या हो गया? भाग 3। श्रुति अतीत के दर्पण में झांकने लगी। दिसंबर महीने की रात थी ये। शीतलहर से पूरा उत्तर भारत कांप रहा था। श्रुति अपने पिता के साथ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर थी। उसे अगले दिन प्रतियोगी परीक्षा देनी थी। पिता नजदीक के किसी होटल का पता लगाने में व्यस्त थे। वो चुपचाप ठिठुरती हुई उनके पीछे खड़ी थी। 18 वर्ष की श्रुति अपने पिता की लाडली थी।
उसके पिता शिव शंकर उपाध्याय कभी परंपरावादी विचारों के तहत लड़कियों की अधिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, पर श्रुति के शिक्षा के प्रति रुझान वो कुशाग्र बुद्धि देखकर उसने न केवल उच्च शिक्षा दिलाने को तैयार हुए, अपितु भविष्य में जॉब करने की भी अनुमति दे दी थी। इसीलिए उसे लेकर दिल्ली सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा दिलाने चले गए। अचानक श्रुति ने देखा कि उसके पिता लड़खड़ाने लगे। वो दीवार के सहारे खड़े हो गए। उनका चेहरा पसीने से भर गया था। श्रुति घबरा उठी। पापा, क्या हुआ आपको? उसने कहा, परंतु उसके पिता कुछ नहीं बोले। सिर्फ उसने देखा उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। दर्द के कारण उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्रुति की रुलाई फूट पड़ी। कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? यहाँ अजनबी शहर में वो तो किसी को जानती नहीं थी, ना ही किसी रास्ते या हॉस्पिटल का पता था उसे। श्रुति ने अपने पिता को एक बेंच पर दीवार के सहारे बिठाया और बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उस समय फोन हर किसी के पास नहीं होते थे। हर कोई भगवान भरोसे था। श्रुति किसी को सूचना भी नहीं दे सकती थी, ना ही किसी को घर से बुला सकती थी, जबकि उसके पिता को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। उसने देखा उसे रोता देखकर कुछ लोग उसके पास आए और अनुभवी लोगों ने कहा कि संभालो, उसके पिता को हार्ट अटैक पड़ा है और तुरंत ही हार्ट अटैक केयर सेंटर ले जाना चाहिए। पर कहाँ है हार्ट अटैक केयर सेंटर, ये श्रुति को पता नहीं था। श्रुति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी भीड़ में से उसी ही हम उम्र में से एक नव युवक निकल गया और श्रुति से बोला, आप अपने पिता को लेकर तुरंत मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। उसके स्वर में आदेश था। श्रुति ने तुरंत हामी भर दी और उस नवयुवक के पीछे एक मित्र को बोलकर ऑटो मंगवाया और उसके पिता, जो लगभग बेहोश हो चुके थे, दोनों को मिलकर ऑटो में बैठाया। श्रुति का सामान भी उन्होंने ही ऑटो में रखा और वे चारों हॉस्पिटल पहुंचे। वहां की सभी कार्रवाई उस युवक ने की। वो जो पूछता श्रुति बता देती। वो पागल सी अपने पिता की चिंता में रोए जा रही थी। एक तरफ वो उसे ढांढस देता, दूसरी तरफ उसे पिता की चिकित्सा पर नजर रखता। श्रुति के लिए खाना खाने, चाय के लिए वो कहता रहता, पर ना ही श्रुति खाना खा पाती और ना ही चाय पीती। सारी रात वो अपनी रह रह कर मानो रोती ही रहती। इस बीच वो सिर्फ उसका नाम जान पाई थी, प्रवीण। सुबह श्रुति से उसके घर का पता लेकर उसके शहर के लिए निकल गया। रुड़की से उसकी माँ और भाई को लेकर जब अगले दिन वो आया तो श्रुति के लिए वो कतई अनजान नहीं रह गया। परंतु श्रुति के लिए दुर्भाग्य के दिन भी यही थे और यहीं से शुरू हो गए थे। प्रवीण की भागदौड़ किसी काम की नहीं आई और उस दिन दोपहर श्रुति के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। श्रुति की दुनिया लूट सी गई थी। उसे न अपना होश था और ना ही माँ को संभाल पाने की ताकत। सदमे में श्रुति अपने आप को नहीं संभाल पाई। अपने आंखों से वो सबको देखती रही, अपनी माँ को देखती रही। इस समय प्रवीण मानो देवदूत सा सबको संभालता रहा। श्रुति के रिश्तेदारों को सूचना मिलती गई और सभी आते गए, पर प्रवीण तो अपने घर का रास्ता मानो भूल गया हो। वो माँ की देखभाल और पिता के अंतिम संस्कार के कार्यों में लगा रहा। दिल्ली से वो श्रुति के परिवार के साथ रुड़की आया। बाद में पता चला कि वो रुड़की में ही रहता है और उसकी माँ नहीं है। वो दिल्ली में किसी कार्य से गया था और रुड़की लौट रहा था कि श्रुति को रोता हुआ और उसके पिता की नाजुक हालत देखकर उसे अपने आप को रोकना सही नहीं समझा। श्रुति से मात्र 2 वर्ष बड़ा प्रवीण प्राइवेट संस्था में जॉब कर रहा था। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, मगर व्यवहारिक ज्ञान में उसने जैसे पीएचडी कर ली हो। पिता के आकस्मिक निधन से बिखरे श्रुति के परिवार ने प्रवीण में भगवान को देखा। माँ ने तो उसे अपना दूसरा बेटा ही मान लिया था। वो भी उनके माँ को कहकर निहाल उठा। श्रुति, उसकी बहन पल्लवी को और भाई विवेक को प्रवीण ने उंगली पकड़कर संसार की पगडंडियों पर चलना सिखाया। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में बहरूपिये बहुत होते हैं। उन लोगों ने प्रवीण पर तो उंगली उठाई ही, साथ में श्रुति और पल्लवी के बारे में भी अनचाही बातें शुरू कर दी। अब क्या है, लड़कियों को कौन रोकेगा? मनमानी करेगी और जहाँ जी करे बाहें कर लेगी। श्रुति ने कानों में रिश्तेदारों की ऐसी बातें सुनी। पिघलते शीशे की मांदी पड़ी। तिलमिलाते गई श्रुति।
उसने सोचा कि पिता का साया उठ गया है, उनके दीन संस्कार नहीं उठे हैं, और वो भी प्रण कर उठ गई। कदमों को भटकाने नहीं देगी। सारा ध्यान उसने अपने और भाई के करियर में बनाने को लगा दिया। इस बीच प्रवीण का आकर्षण लगाव में बदलने लगा। गीतों और शायरियों के माध्यम से उसने अपनी भावनाओं को स्वर देना आरंभ कर दिया था कि श्रुति सजग हो उठी थी कि जाति पाति में बटे इस समाज में यदि वो पिता विहीन लड़की ऐसा कदम उठाएगी तो उसके चरित्र पतन की कहानियां उसकी 10 पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी और उसे स्वर्गीय पिता की इज्जत पर दाग समझा जाएगा। और ये भी नहीं पता था कि मंजिल मिलेगी भी या नहीं। अंधेरी राहों में कहीं वो प्रवीण को ना खो बैठे। ये सब सोचकर व्यग्रता से उसने एक फैसला लिया, और जब उसे प्रवीण की शख्सियत को एक भाई के रूप में जीवन भर अपने साथ रखने का प्रस्ताव प्रवीण के आगे रखा तो हिचकिचाहट के साथ ही सही उसने स्वीकार कर लिया। तब से आज तक वो और प्रवीण कभी एक दूसरे के दिलों में नहीं झांक सके थे। वो अध्याय ही बंद कर दिया गया उसने। अब तो श्रुति को ये अपनी ही कल्पना लगती है कि प्रवीण के मन में उसे लेकर कुछ था भी या नहीं। उसके लिए प्रवीण ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करने वाला महान शख्स था। अपार सम्मान था उसके हृदय में उसके लिए। कभी चुका भी तो वो नहीं, कभी जताया भी तो नहीं उसने कि श्रुति ने कोई भूल ही की उसे भाई बनाकर। हर वर्ष राखी बनवाकर वो तो उसके फैसले पर मोहर लगाता आ रहा था। दोनों ने अपने अपने परिवार की इच्छा अनुसार विवाह कर लिया था। जीवन की रेलम पेलम में दोनों भाग रहे थे। सालों दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, और अब फोन पर रोमांटिक होते प्रवीण ने श्रुति के मनोमस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था। उसके अतंस पर गहरी चोट दे रहे थे प्रवीण के वाक्य, मुझे गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करो, गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करो, प्यार करो। श्रुति का मन एक प्रचंड झंझावत में फंस गया। एक और उसके हृदय में प्रवीण के लिए अपार सम्मान और प्यार था, दूसरी तरफ सालों भाई बहन के रिश्ते पर प्रश्न लगाने वाले उसकी मांगे पर क्रोध था। क्या कहेगी अब ये श्रुति प्रवीण से? क्या उन दोनों के रिश्ते बदल जाएंगे? क्या श्रुति प्रवीण से रिश्ते खत्म कर देगी, या प्रवीण श्रुति को प्रेम की पिपासा में बहा देगा? अगले दिन श्रुति की आंखें सुबह अलार्म से खुली तो जागते ही उसने प्रवीण की बात याद आ गई, मुझे गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करो। उफ, श्रुति ने अपना ध्यान हटाने की कोशिश की और काम में लग गई, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। जैसे तैसे काम निपटा कर वो ऑफिस के लिए निकल गई, पर कभी भी अपने काम में गलतियां नहीं करने वाली श्रुति को आज अपने सर से डांट खानी पड़ी। आखिरकार तंग आकर उसने प्रवीण को मैसेज किया कि आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि सालों से हम भाई बहन के रिश्ते को दिल से निभा रहे हैं, और फिर ऐसा था तो पहले कहते आप, अब क्यों? प्रवीण जैसा उसका इंतजार कर रहा था तुरंत उत्तर दे दिया, हम क्या खून के रिश्ते से भाई बहन है? और आजकल तो सब चलता है। पहले मैं नहीं कह पाया क्योंकि उस समय मेरी माली हालत नहीं थी। तो क्या हुआ? अगर आप अपनी भावनाओं को लेकर गंभीर थे तो तभी कहते। क्या गरीब के पास दिल नहीं होता? श्रुति ने प्रतिवाद किया। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया श्रुति, मैं क्या करता? और ये फोन व्हाट्सएप भी तो नहीं था उस समय, कैसे कहता मैं तुम्हें? कहना चाहते तो कह सकते थे, पर अब क्यों? अब तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अब हम दोनों विवाहित हैं और हमारे बच्चे हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम लिव इन को नहीं जानती? प्रवीण ने तीर छोड़ा। लिव इन अविवाहित लोगों के लिए है। आप फिलहाल इस टॉपिक को यही खत्म कर दे, आगे से इस पर कोई बात नहीं करे, श्रुति ने साफ कह दिया। अपना नेट बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब बात खत्म और सिर दर्द से मुक्ति मिल गई। लेकिन एक बार पुनः वो गलत साबित हुई। प्रवीण को तो भूत चढ़ गया था मानो। वो जिद ठान कर बैठा था, जैसे भी हो उसे श्रुति को झुकाना था। श्रुति की नाव उसने एक बार फिर से छिड़ा दी। वो अब पीछे पड़ गया था। श्रुति को उसने भावात्मक रूप से हर्ट करना शुरू कर दिया। अपने रोने और अपने प्यार की गहराई का विश्वास दिलाने के लिए वो पता नहीं कहां से इमोशनल पोस्ट लाता और उसे भेजता। जब मर जाऊंगा तब वो मानेगी ना, ऐसा कुछ। बार बार के इन आघातों से श्रुति पिघलने लगी।
उसे उन दिनों की बातें याद आने लगी जब वो प्रवीण के साथ बेहिचक बाजार, ऑफिस और कहीं भी चली जाती थी। वे दोनों कितनी भी बातें करते थे, परंतु उन दोनों के बीच कभी इस बिंदु पर बात ही नहीं हुई। ईश्वर, घर, समाज, नौकरी, पढ़ाई, ना जाने किन किन मुद्दों पर बातें करते थे। एक दूसरे को समझाते रहते थे, पर जाने कैसा नियंत्रण था, कभी एक दूसरे का दिल नहीं टटोला। और अब जब सब खत्म हो चुका है तो उसका प्यार अंगड़ाई ले रहा है। तब जब प्यार का कोई अर्थ नहीं बचा उसकी जिंदगी में, तब जब प्यार अपनी पूरी ताकत से उसके जज्बातों को बिखारने की कोशिश कर रहा है। श्रुति ने फोन का नेट खोला 2 दिन बाद और उसमें एक गीत की पंक्तियां तैर गई। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटाना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों में आती रहो, मैं हर एक से नजरें झुकाता रहूं। श्रुति किंकरवज्ञ मूड से दिखती आ रही थी। उसको लगा मुझे प्रवीण को ब्लॉक कर देना चाहिए, पर वो नहीं कर सकी ब्लॉक। क्यों? आगे देखते हैं। भाग 4। सुबह होने को थी। आकाश में क्षितिज पर लालिमा छाती जा रही थी। श्रुति, जो कि सारी रात नहीं सो सकी थी, बिस्तर से उठकर अपने आंगन में आ गई। उसने अपनी क्वारियों में खिलते गुलाब पर एक नजर डाली। अनायास उसने उसकी पंखुड़ियों को सहला दिया। अचानक एक कांटा उसे चुभ गया। उसको उंगली पर खून झलकने लगा। अद्भुत है ये सृष्टि, जिसमें फूलों की सुरक्षा के लिए कांटे हैं। श्रुति समझ रही थी कि कांटों को भी कभी अहमियत देनी चाहिए। उनके बिना फूल भी फूल नहीं है। हमें भी अपने व्यवहार के फूल के साथ कांटे भी भरने होंगे, नहीं तो अनर्थ ही होना है। उसका ध्यान पुनः प्रवीण की ओर चला गया। वो समझ रही थी कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, पर वो रोके कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्रवीण को जितना इन बातों से दूर जाने को कहती, उतना ही वो जिद पकड़ता जा रहा था। उसे कांटा बनना होगा, उसने सोचा। उगते हुए सूर्य को देखकर उसके होठ आगे उठे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। दोपहर को लंच टाइम में जैसे ही श्रुति ने अपना नेट ऑन किया, प्रवीण के अनगणित मैसेज आने चालू हो गए। आई लव यू से लेकर रोती आंखों और इंतजार करते प्रेमी जैसे जाने कितने पोस्ट थे उसके। श्रुति ने जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। शाम को फिर फोन देखा तो प्रवीण का मैसेज था। क्या हुआ? नाराज हो क्या? हाँ, हूँ नाराज। आपने अपने बेकार की बातों को स्टॉप नहीं किया। मैं हमेशा नाराज रहूंगी। तुम्हें ये बेकार की बातें लगती है श्रुति? हाँ, और है ये बेकार। क्यों है ये बेकार? क्योंकि हम विवाहित हैं अब। अच्छा, क्या विवाह में प्रेम मिल जाता है? क्या विवाह प्रेम की गारंटी है? प्रवीण ने पूछा। श्रुति सोच में पड़ गई। विवाह प्रेम की गारंटी तो नहीं है। वो जानती थी उसके 12-13 वर्ष के वैवाहिक जीवन में प्रेम नाम की कोई वस्तु उसने नहीं देखी। उसके पति ने उसे कभी भी प्रेम का एहसास नहीं कराया, बल्कि कभी भी वो कहती भावनाओं की बातों को उनका जवाब होता, ये चोचलेबाजी मुझे नहीं पसंद। ऐसा नहीं था कि श्रुति के भीतर भावनाएं नहीं थी, बहुत थी। वो अपने पति को भी बार बार एक एहसास कराने की कोशिश करती, मगर बदले में उनका त्रिया चरित्र का टैग सुनने को मिलता। प्रशंसा के चंद शब्द परवाह प्रदर्शित करते बोल तो उन्होंने सीखे ही नहीं थे। रात को अपनी तुष्टि के लिए उसके पास आते और मन शिवत एक समर्पित हो जाती। उसकी नान नुकार पर मान मनोबल तो सपने में भी नहीं, बल्कि आंखें तरतराने शुरू हो जाते। घर में तनाव के माहौल को झेल पाना श्रुति के बस में नहीं था। वो यथासंभव स्थिति से बचने की कोशिश करती। प्रेम पति पत्नी के मध्य होता है, ये सोचना भी उसने छोड़ दिया था। ऐसे ही होता होगा जीवन, उसने सोचा था। पर उस सपने का क्या करें जो श्रुति को अक्सर रात को आते, जिसमें वो स्वयं को अविवाहित दिखती और कोई कहे उसे अपना सा मिलता तो वो पलक पावड़े बिछाए हुए उसका इंतजार करता हुआ, जिसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार लहराता दिखाई दिया। पर वो कौन था, श्रुति नहीं जानती थी। आंख खुलने पर श्रुति को याद आता कि वो तो शादीशुदा है। प्रवीण को क्या बताती है?
इसलिए उसने प्रत्युत्तर के उससे पूछा, क्यों, क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते? हाँ, मैं तो जानता हूँ कि विवाह केवल जबरदस्ती का सौदा है, प्यार उसमें नहीं होता। तो क्या होता है और कहाँ होता है? वहाँ कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। श्रुति, तुम ही बताओ, इतने सालों बाद भी तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तो क्या करता हूँ? मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। क्या तुम सच में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती? प्रवीण ने व्यग्रता से पूछा, क्योंकि श्रुति मौन थी। मैंने कब कहा कि मुझे प्यार नहीं है, पर हमने एक दूसरे को भाई बहन माना है, तो हमारे बीच वही प्रेम है, उसने कहा। झूठ है ये सब, प्रवीण ने बात काट दी। वो फैसला हमारी गलती थी श्रुति। तो अब तो सुधार भी नहीं सकते ना गलती को? मैं तो सुधार लिया है, तुम भी सुधार लो, कहकर प्रवीण ने बाय कर दिया। कल बताना क्या सोचा तुमने? क्या आप पहले से चलते आ रहे रिश्ते में नहीं रहोगे? नया बेसिर पैर का रिश्ता आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बरसों के रिश्तों को फूंक में उड़ा दोगे? श्रुति रो पड़ी, और इस बकझक का नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे श्रुति भी उसे भैया कहने में हिचकिचाने लगी। ब्लॉक का ऑप्शन वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, क्योंकि जो भी हो रहा था उसके बावजूद वो प्रवीण को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो समझाने बुझाने के बेवकूफाने ऑप्शन पर लगी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि वो तो ना माना, श्रुति ही बिखरने लगी। उसने अपने भीतर जबरदस्त घमासान महसूस किया, प्यार और परंपरा को लेकर, और जीत प्यार की हुई। बरसों का बनाया महल भर भरा कर टूट गया। वो प्रवीण के आंधी में बह गई। उसने खुद को निराधर छोड़ दिया बहने को। अब तो वे दोनों रोज रात को बातें करते, चुपके चुपके। बरसों से प्यासा मन बारिश में भीग उठा। श्रुति भूल गई कि वो विवाहित है। सोते जागते उठते बैठते हर पल उसके भीतर एक ही नाम गूंजता, प्रवीण, प्रवीण। वो राधा हो गई। अपने शाम को हृदय में समाकर संसार की नीति अनीति की परवाह छोड़ दी उसने। श्रुति प्यार के अंतहीन सागर में इस तरह डूबती उतरती गई, पर उसके अंदर एक डर समा रहा था, कहीं उसे प्रवीण से दूर ना होना पड़े। कब तक वे दोनों छुप छुप के चैट करते रहेंगे? किसी को भी उसकी बात का भनक लगता तो उनका बंटाधार तय है, तो घर तो बर्बाद होंगे ही, कितनी जिंदगियां उसे नफरत करने लगेगी। ये सोचकर वो कभी कभी घबरा जाती, पर प्रवीण के मैसेज आते ही सब कुछ भूल जाती। अब तो बात ना हो तो पागल हो उठती। वो हैरान थी प्रेम की ताकत देखकर। उसकी एक न चलती और वो मंत्रमुग्ध सी प्रवीण के प्रेम की डोर में खींची चली गई कि एक दिन प्रवीण ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? अब मिलो भी मुझसे आकर। मिलन? श्रुति मानो नींद से जागी। नहीं, हम कभी नहीं मिलेंगे प्रवीण, ये गलत है। क्यों गलत है? प्यार करती हो और मिलोगी नहीं? हाँ, करती हूँ प्यार, पर मिलन जरूरी नहीं है इस प्यार में। मन का मिलन क्या कम है प्रवीण? कम है श्रुति, मुझे तुम्हें देखना है। अब प्यार से तुम्हें अपने बिल्कुल पास महसूस करना है। अब कब आओगी श्रुति? नहीं नहीं, नहीं आ सकती मैं। तुम्हें आना होगा श्रुति, प्रवीण ने कहा। और अब उसका यही निवेदन और श्रुति का इससे इनकार उन दिनों की बातों का एकमात्र मुद्दा बन गया। श्रुति प्यार को रूह का मिलन मानती थी और प्रवीण इस मिलन को साकार करना चाहता था। क्या श्रुति ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी? क्या वो प्रवीण से मिलने गई? क्या हुआ फिर? आगे देखते हैं। भाग 5। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। लता का मधुर सदाबहार कंठ अपनी मिठास में दर्द घोल रहा था। श्रुति सिहर उठी। किस मोड़ पर ले आई ये जिंदगी, कभी सोचा न था। क्या चुनूं? आज जो मोती दिखते हैं सूरज की उजास में वो ओस बन जाते हैं। राह में धुंध है, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ गहरी घाटी है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक सहारा टटोलती हुई श्रुति आगे बढ़ रही है कि अकस्मात उसे लगता है कि कोई नहीं है आसपास, और वहां जहां खड़ी है उसे एक कदम भी आगे रखती है तो नीचे गहरी घाटी है।
श्रुति ने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। सोई नहीं हूं, उसे पता चला। अपनी सोच में अधिक ही खो गई थी। उठकर उसने एक कप कॉफी बनाई जिससे तरोताजा हो सके और इन ख्यालों में से उसे मुक्ति मिल सके। पर ख्याल है कि उसके आसपास ही नाचते रहते हैं। जो भी काम करती है उसके साथ साथ ख्याल दौड़ लगाते हैं, जैसे सफर में साथ साथ चलता चांद। खूबसूरत चांद और उसके खूबसूरत ख्याल जो कभी कभी डरावने हो जाते हैं। चांद भी तो बादलों में छुप जाता है। कॉफी पीते हुए लगातार श्रुति सोचती रही। प्रेम क्या जिस्म के बिना पूर्ण नहीं होता? क्या रूह का प्रेम केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं है? वो किसी भी हालत में अपने प्रेम के आदर्श को नहीं गिराएगी, वो नहीं जाएगी। रात को प्रवीण का मैसेज आया। बोलो श्रुति, कब आओगी? नहीं आऊंगी मैं, श्रुति ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम को तन के स्तर पर लाना कोई जरूरी नहीं होता। प्रेम होता है भावनाओं से। इसको शरीर की भूख में मत बदलो प्रवीण। प्रवीण चुप हो गया। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। श्रुति को यही कहना पड़ा और वो चुप हो गई। क्या बोलूं? तुम जब मिलोगी ही नहीं तो मुझे लगता है तुम प्रेम नहीं करती मुझसे। प्रवीण ने तीर चलाया। श्रुति तड़प उठी। ऐसा मत कहो, मैं प्रेम के लिए आग पर चल सकती हूँ। तो चलो आग पर और आओ, दिखा दो समाज को कि प्रेम किसी परंपरा की बेड़ी में नहीं जकड़ा हुआ है। प्रेम को तो उन्मुक्त होता है और निश्चल भी, श्रुति ने जोड़ा, राधा कृष्ण की तरह। प्रवीण राधा कृष्ण का प्रेम आत्माओं का था। वे कब मिले थे? फिर हमें क्या मिलना जरूरी है? प्रवीण: श्रुति, हम राधा कृष्ण नहीं हैं, हम साधारण इंसान हैं, इसलिए हमें मिलना है। मुझे नहीं लगता कि जो प्रेम करते हैं वे साधारण रह जाते हैं। श्रुति, तुम किस दुनिया की बात करती हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मिलना भी चाहता हूँ, पर तुम नहीं मिलना चाहती तो मत मिलो। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। शुभ रात्रि कहकर विदा ली दोनों ने। कई दिन गुजर गए। श्रुति ने रोज प्रवीण को मैसेज किया, पर प्रवीण बड़ी देर में जवाब देता और वो भी रुखाई से। श्रुति को धक्का लगा। क्या हो गया प्रवीण को? अब बात क्यों नहीं करता? वो पूछती तो व्यस्त होने की बात कर देता। श्रुति मान जाती, पर कब तक? कई दिन हो जाते। वो बात करने को तरसने लगी। जितना ही वो व्यग्र होती, प्रवीण उतना ही शांत होता। वो कहता, काम भी जरूरी है, घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं, बातें कोई जरूरी नहीं है। तो श्रुति का हृदय रो उठता। क्या मैं अब इतनी फालतू हो गई कि बात भी जरूरी नहीं मुझसे? उसने पूछ ही लिया, मगर प्रवीण ने उसे टाल दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। तो श्रुति को लगा कि जरूर प्रवीण नाराज है। वो उससे मिलने नहीं गई ना, इसीलिए बात नहीं करना चाहता वो। उसने उसे सरप्राइज देने के फैसले लिए और अचानक छुट्टी ली ऑफिस से। पहुंच गई अपनी माँ के घर। प्रवीण को बताया कि मैं रुड़की में हूँ, तो वो हैरान हो गया। अगले दिन वो प्रवीण के घर पहुंच गई। प्रवीण और उसकी पत्नी दोनों से मिली। यद्यपि उसके दिल में कुछ कचोट रहा था। रिश्तों में बदलाव से वो असहज थी, पर खुद को संभालने के लिए तैयार। पूरा दिन उसने उस परिवार के साथ गुजारा। प्रवीण के बच्चों से बातें की। उसे लगा कि इस खुशहाल परिवार में उसकी जगह एक जबरन उगे खरपतवार की तरह है, जिसे जब चाहे उखाड़कर फेंका जा सकता है। कुछ एकांत पाकर प्रवीण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो छटपटा उठी। उसने उस स्पर्श में प्यार महसूस नहीं किया। उसे लगा प्रवीण को शरीर की भूख है। खुद को छुड़ाकर भागी। प्रवीण गुस्से से देखता रह गया। वो शाम को उस परिवार से विदा लेकर चली तो प्रवीण की आंखों में उसे नाराजगी दिखी। वो समझकर भी नहीं समझ सकी इस नाराजगी का कारण। वापसी की यात्रा में उसकी आंखों में लगातार आंसू बहते रहे, पर उसे प्रवीण से कोई मैसेज नहीं मिला और ना ही कोई फोन। उसने पूछा भी तो प्रवीण ने उसे बेवफा कहकर ऑफलाइन हो गया। श्रुति प्रवीण के व्यवहार को ना समझ सकी। उसने उसके बाद जब भी बात करनी चाही तो प्रवीण ने नहीं की। उसकी एक ही रट लगी रही, सिर्फ ये बताओ कहाँ मिलोगी अकेले में। श्रुति उसकी बातों में, उसके स्पर्श में, उसकी यादों में प्रेम तलाशती रही,
पर उसे नहीं मिला। शायद कहानियों में होता है ये प्रेम, या शायद शायरी में। वास्तविकता में प्रेम के नाम पर रिश्तों पर कीचड़ उछलते हैं। श्रुति अपने हृदय पर लगी चोट को सह नहीं सकी। उसने खुद को खत्म कर देना चाहा, क्योंकि उसे स्वयं पर गुस्सा आ गया कि इस शुद्र भावनाओं में वो प्रवीण को भगवान मान बैठी। गुस्से और अपमान की आग उसे जलाने लगी। जहर लेकर खाने चली तो उसकी आंखों के आगे अपने बेटे और अपनी माँ का चेहरा आ गया। उसके बाद पति का। आखिर क्या गुजरेगी उन सब पर? इस तरह उसके खुद के कदम रुक गए। श्रुति ने संभाला अपने आप को किसी तरह। अब श्रुति भूल चुकी है सब कुछ। नहीं, भूली तो सिर्फ ये है कि चंद पलों की अपनी भूख के लिए प्रवीण ने वर्षों के पवित्र रिश्ते को बलि क्यों चढ़ा दिया। क्यों उसने श्रुति के हृदय में इंसानियत की तस्वीर को तोड़ कर रख दिया।